नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वरुणा। आज 27 फरवरी है और आज का दिन हम मना रहे हैं विश्व एनजीओ दिवस के रूप में। ये दिन सभी गैर सरकारी संगठनों की सफलता का जश्न मनाता है और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही मेहमान आए हैं जो पिछले 10 सालों से गैर सरकारी संगठन में काम कर रहे हैं और उसके फाउंडर मेंबर हैं। हमारे साथ है आज की बात कार्यक्रम में मिस्टर नवनीत यादव। स्वागत है आपका आज की बात में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस दिन की, क्योंकि आप इस दिन की जो आपकी संस्था है और आपकी संस्था के संस्थापक भी हैं और इस दिन को मनाने का आपको भी एक अच्छा अवसर मिला है। बहुत बहुत बधाई आपको इस दिन की। सबसे पहले बात यहीं से करेंगे कि विश्व एनजीओ दिवस जो है, इस दिन की शुरुआत कैसे हुई? जी वरुण जी, थैंक यू। जो ये दिन है, फिनलैंड जो देश है यूरोप में, इसकी सरकार ने ये सोचते हुए कि एनजीओज़ का सरकार के सहयोगी के रूप में एक बहुत बड़ा रोल है, जिम्मेदारी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिनलैंड की सरकार ने 2014 में ये तय किया कि हमें एक दिन तय करना चाहिए कि हम एनजीओज़ की जिस सफलता की आप बात कर रहे हैं उसे सेलिब्रेट करने के लिए, उसका दुनिया को बताने के लिए एक दिन एक चिन्हित किया। तो ये दिन 27 फरवरी चुना गया और ये उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसने भी इस दिन को मनाना शुरू किया 27 फरवरी से। आपके सफ़र की बात करना चाहेंगे। आप पिछले करीब 10 वर्षों से एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, फाउंडर मेंबर हैं एनजीओ के, तो आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? जी, जिस संस्था को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, डूअर्स नाम की ये संस्था है। तो इसमें डूअर्स का मतलब पहले जान लेते हैं। वैसे तो करता नाम से ही क्लियर है, लेकिन फिर भी आपके जहन में कैसे आया कि आपको इसका नाम डूअर्स रखना है? देखिए, हमारे जो साथी थे, जितने भी युवा साथी अलग अलग हिमाचल के अलग अलग हिस्सों से, तो हम सब लोग वॉलंटियर करते रहते थे। हम लोग सरकार के साथ में आपदा प्रबंधन के फील्ड में हम लोग बहुत पहले से स्वयंसेवक के तौर पे सेवाएं देते थे। लेकिन हमें एक नेपाल में एक भूकंप आया 2015 में और शिमला में और हिमाचल में उसके काफ़ी झटके महसूस किए गए थे। तो हमें लगा कि अगर ऐसी घटना हिमाचल में भगवान ना करे होती है तो काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इसमें कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो जो करने वाला जो भाव था, वहीं से ये निकल के आया कि हम संस्था का नाम ही डूअर्स रखते हैं। इसका मतलब है कि कर्ता, यानी कि जो लोग करना चाहते हैं, एक्चुअली अपने समुदाय को, अपने समाज को हम लोग तैयार कर पाएँ आपदाओं से निपटने के लिए। तो इसी सोच के साथ में हमने डूअर्स को शुरू किया था। ऐसा कोई इंसिडेंट्स बता दीजिए जिसने, जब आप एनजीओ में अपने काम कर रहे थे, तो आपके दिल में और दिमाग में एक गहन छाप छोड़ी हो। ऐसी घटनाएं बहुत हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो हमारी जो पहली कम्युनिटी वर्कशॉप थी समुदाय में, हम लोग चलौंठी नाम का, यहाँ पे एक शिमला शहर के अंदर ही एक हिस्सा है, तो चलौंठी में जब हम एक समुदाय की एक वर्कशॉप कर रहे थे, तो उसमें एक दादी जी ने फ़र्स्ट एड सीखा। काफ़ी उम्र थी उनकी, तो हम लोग फ़र्स्ट एड सिखाने गए थे वहाँ पे, और उन्हें वो जानकारी प्राप्त करके हमसे, उन्हें ऐसा लगा कि इससे तो हम किसी दिन अपने किसी परिचित की भी जान बचा सकते हैं फ़र्स्ट एड के साथ में, या नुकसान को कम कर सकते हैं। तो उन्होंने बतौर आशीर्वाद जैसे जो शब्द बोले, वो मुझे दिमाग में रहते हैं कि कई बार ये छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं, जो आपको ये महसूस कराती हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत आनंद का अनुभव देती है। मतलब किसी का थोड़ा आशीर्वाद हमें मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। जब हमारी छोटी छोटी मेहनत रंग लाती है तो बहुत अच्छा लगता है। जी, तो इस तरह की बहुत घटनाएं हैं और कई बार उपलब्धियां भी बन जाती हैं कि हम जो समुदाय में, हिमाचल में अलग अलग हिस्सों में, और ख़ासतौर पे आपदा प्रबंधन के फील्ड में जो हम लोग काम करते रहे, तो उसमें कई बार सरकार ने भी हमारे काम को ऐसे रिकॉग्नाइज़ किया। 2018 में हिमाचल सरकार का एक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के ऊपर एक अवार्ड था। तो वो जब अवार्ड मिला तो भी आपको सडनली अचानक से ऐसा लगता है कि जो भी आप अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, कई बार सोसाइटी शायद ना समझ पाए, समाज ना समझ पाए कि एनजीओज़ का क्या रोल है, क्या भूमिका है, लेकिन वो आपको रिमाइंडर की तरह से आपको याद दिलाता है कि जो आप कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसका समाज की भलाई के लिए काफ़ी बड़ा योगदान है। बिल्कुल, जब भी आप कुछ काम करते हैं और उसका अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिले, अप्रिसिएशन मिले, तो अच्छा लगता है और उस काम को करने के लिए हमारे अंदर डबल ज़ील पैदा हो जाती है कि हमें इसको और अच्छे से करना है। जी। तो इसके साथ साथ में हमारी जो संस्था है, इसने क्योंकि एक फील्ड आपको ज़रूर पकड़ना पड़ेगा। मैं कई बार ये
हमारे जो एनजीओ के और भी साथी हैं, खासतौर पे युवा जो लोग हैं, इसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो युवा हैं जो अपनी एनजीओ शुरू करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगा कि आपको एक फोकस ज़रूर रखना पड़ेगा किसी एक विषय में। आपको महारत अगर आपको हासिल करनी है तो आपको एक विषय में पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल में अंदर तक जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अच्छी तरह से अपनी सेवाएं दे पाएंगे एज एन एनजीओ। बिल्कुल। अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश जो है वो एक युवा देश है, बहुत सारे युवा का देश कहा जाता है, अधिकतर जनसंख्या जो है वो युवाओं की है। तो युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपना एनजीओ स्टार्ट करें, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है अगर वो अपना एनजीओ स्टार्ट करना चाहते हैं? जी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। और बहुत लोगों से मैं सुनता हूँ, जिनसे युवाओं से जब मैं मिलता हूँ, तो उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं कि वो क्यूरियस तो हैं, जानना चाहते हैं कि एनजीओ शुरू कैसे किया जाए। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको एक ये सवाल है ना कि क्यों शुरू करना है, उसका उत्तर आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्यों शुरू करना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहते हैं? तो आपको एक बैलेंस देखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सेवा के भाव से आ रहे हैं और आप उसमें प्रोफेशनलिज्म की कमी हो सकती है, उसमें पेशेवर होना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको लोगों को सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो और फिर उस फील्ड में आपको पढ़ाई भी करनी ज़रूरी होगी कि भले ही आप रेगुलर कोर्सेज ना हो, कई ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आप कोर्सेज कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग से, पत्राचार के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो सीखना ज़रूरी है, ट्रेनिंग्स करें, देश में विदेश में बहुत सारे, भारत सरकार कई ट्रेनिंग्स कराती है, हिमाचल सरकार कई ट्रेनिंग्स कराती है, ट्रेनिंग्स करें। और उसके बाद में जब आपको वो उत्तर मिल जाए कि मुझे क्यों करना है, तो उसके बाद आप अपनी एनजीओ स्टार्ट करें। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि कंप्लायंसेस का ध्यान रखें कि जो आजकल हमारे कई तरह के कानून हैं जो एनजीओज़ के फंक्शनिंग को गवर्न करते हैं कि एनजीओज़ कैसे काम करेंगे, ये सिर्फ मेरी मर्जी पे तय नहीं, मेरी मर्जी से नहीं तय होगा। इसमें आपको बहुत सारे कानूनों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप वो पालन नहीं कर पाएंगे तो जो शौक में एनजीओ बनाने का युवा जोश है वो शायद धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सरकार जिस ढंग से काम करती है एनजीओज़ को उसी दायरे में रह के काम करना चाहिए। बिल्कुल, दायरे में रहकर काम करना होगा। 2023 की हम बात करें तो कितनी ऐसी आपदा आई कि सबके दिल को झकझोर कर रख दिया। बात करें अगर हम किसी के घर छिन गए, किसी के अपने चले गए, तो ऐसे में आपकी संस्था ने किस तरह से समाज को अपना योगदान दिया? देखिए वरुणा जी, हम लोग जो ऐसी संस्था जो इसी एक फील्ड में हम लोग काम करते रहे, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा के बाद जो हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम ये चीज़ तो हम देखते रह रहे हैं बहुत सालों से कि कई गैप्स हैं हमारे पास में, लोग तैयार नहीं होते। और आपदाओं का, जबकि हिमाचल में अच्छा खासा इतिहास रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग तैयार नहीं होते। और आप जलवायु परिवर्तन के साथ में जोड़ दें तो आपदाएं होती रहेंगी। और ये जो 2023 की जो आप घटना की बात कर रहे हैं, ये उनमें से एक घटना है। और मैं ये जानता हूँ कि इस तरह की घटनाएं और होती रहेंगी। हम लोग वो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं और होती रहेंगी हिमाचल जैसे स्टेट में। लेकिन अब मैं सिर्फ 2023 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो बारिश की भी काफ़ी अति हुई, और साथ में जो हमारे कई सारे नाले थे ऐसे जो बरसाती नाले हैं जो काफ़ी उफन के आए, तो उससे लैंडस्लाइड्स जो हैं, भूस्खलन की घटनाएं भी बहुत हुई। तो हिमाचल में कई जिलों में, मेरे ख्याल से 1-2 जिलों को छोड़ के लगभग सारे जिलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो मैं इसी के परिप्रेक्ष्य में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था ने हिमाचल के 5 जो जिले थे जहाँ पे कम ध्यान जा रहा था, देखिए मंडी और कुल्लू जिले में बहुत ज़्यादा ध्यान गया लोगों का, स्वाभाविक ध्यान गया, कांगड़ा में भी। लेकिन कई ऐसे ज़िले जो थे जिनमें नुकसान हुआ लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो हमने, हमारे जो CSR के पार्टनर्स थे, जो कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के पार्टनर्स थे, उनके साथ में मिलके हमने जो रिलीफ किट्स डिस्ट्रीब्यूट की 5 जिलों में, जिसमें सोलन में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो हमने सोलन में काम किया। और अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे कुछ 2-3 अच्छे जो डोनर्स हैं, फंडर्स हैं, उनसे हमारी फाइनल स्टेज की बात है कि जो अब घर देने की हम लोग बात कर रहे हैं कि लोगों को जो शेल्टर हम लोग दे पाएँ, तो उसके लिए हम लोग, हमारी बातचीत फाइनल स्टेज में है। जो फिलहाल आपकी संस्था जो है वो किसके लिए काम कर रही है? किसके लिए? समाज के लिए किस तरह का काम कर रही है? देखिए, इसमें यह है कि फील्ड तो हमारा आपदाओं के से ही जुड़ा है, लेकिन हिमाचल में जैसे रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत होते रहते हैं, तो हम ये चाहते हैं, हिमाचल सरकार का भी एक ये लक्ष्य है कि जब भी कोई घटना हो, आपका घटना के ऊपर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, लेकिन घटना के बाद जो प्रभाव
पढ़ते हैं, आप उसे कम या ज़्यादा आप कितने तैयार हैं उससे तय होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हिमाचल में हर गांव, हर पंचायत इतनी तैयार हो, हर घर में इतने तैयार लोग हों कि अगर कोई घटना हो, कहीं पे ब्लीडिंग है, कहीं पे खून निकलने जैसी या फ्रैक्चर जैसी इंजरीज हो रही हैं, तो अस्पताल तक ले जाने तक लोग तैयार रहें। और हम लोग और जो काम कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए योजनाएं अच्छी बना पाएँ पंचायतें, उसके लिए भी हम लोग अलग अलग स्तर पे जो ट्रेनिंग्स हैं, हमारी पंचायतों में ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें भी हम लोग बताते हैं। पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मशोबरा में, इसमें भी हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। तो कार्यक्रम तो एक चीज़ है, लेकिन उसमें जो भावना ये हम ये चाहते हैं कि हिमाचल को हम एक रेजिलिएंट स्टेट बना पाएँ कि जो आपदाओं के जो प्रभाव पड़ते हैं उससे हम जल्दी से जल्दी निपट पाएँ। जी, कहते हैं कि जहाँ पर सरकार खुद नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर गैर सरकारी संगठन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो फंडिंग को लेकर मैं आपसे स्पेशली बात करना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से आपको किस तरह से फंडिंग होती है? देखिए, सरकार की तरफ से फंडिंग के ऑप्शंस हैं, लेकिन हम इसे एक ऐसे अवसर की तरह से नहीं देखते। मैं अपनी संस्था की बात कर रहा हूँ कि आप इसे ऐसा नहीं देख सकते कि सरकार की जिम्मेदारी है कि एनजीओज को फंड करेंगे। आपको इतना और कौन-कौन से सोर्सेज रहते हैं जिनसे आपको फंडिंग होती है? देखिए, बहुत सारे सोर्सेज हैं। सरकार की फंडिंग भी उसमें से एक सोर्स है, लेकिन आप किसी भी सोर्स को, मैं ऐसे बोलता हूँ अक्सर एनजीओज के साथियों को कि हमें जैसे बोलते हैं कि एक ही टोकरी में सारे अंडे ना रखें। तो यानी कि आपको अप्रोच आपकी ऐसी, आपका नज़रिया ये रहना चाहिए कि आपके कई सोर्सेज हों फंडिंग के। तो सरकार की स्कीम में अगर आपको कहीं पे अवसर मिलता है कि आप सरकार के कुछ काम में मदद कर पाएँ और उसके बदले सरकार आपको फंडिंग करेगी, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे और ज़रिए हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि CSR जो प्राइवेट कंपनीज है, एक भारत सरकार ने का जो इनकम टैक्स एक्ट है, उसके अंदर जितनी भी कंपनियां हैं जो 100 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर की हैं, उनका 2% का नेट प्रॉफिट का जो 2% है वो उन्हें एनजीओज या सामाजिक कार्यों में लगाना ही है। बहुत कम एनजीओज हैं जो इस अवसर को भी टैप कर पाती हैं। तो उसका आपको लाभ लेना चाहिए, ना कि सिर्फ ये सोचते रहें कि कई एनजीओ शिकायत करती हैं सरकार पैसा नहीं दे रही है। लेकिन आप सरकार के ऊपर ही पूरी तरह से ध्यान ना दें। आप अपने भी माध्यम से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं अपने कामों के लिए। उसके अलावा क्राउड फंडिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहले जिसे हम चंदा लेना बोलते थे, तो आज वो क्राउड फंडिंग है कि आपके पास एक लिंक बन जाएगा जो आप व्हाट्सएप से लोगों को अपने सर्कल में भेजेंगे और उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे एक अपील के साथ में। डिजिटलीकरण का एक बहुत अच्छा फायदा हुआ है डिजिटल होने से कि इस तरह से भी फंड्स को अपने जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, और एनजीओज को चाहिए कि ये इस तरह के जो समाधान जो हमें टेक्नोलॉजी के जरिए मिले हैं, इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। तो क्राउड फंडिंग है। इसके अलावा ये भी है कि आपको थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा। अगर आप ना देखिए, एक एनजीओ, एक ज़माना था हम बोलते थे संडे सोशल सर्विस वाली एनजीओज, तो आपको उससे आगे सोचना पड़ेगा कि आज वो ज़माना नहीं है कि इतनी गरीबी नहीं रही है कि आपको जाके मतलब अस्पतालों में आप केले दे रहे हैं। तो कई बार मैं उस काम को, मैं उसकी भावना की कदर करता हूँ, लेकिन आपको उससे बड़े जो है ना कि जो मुद्दे हैं, उससे बड़े मुद्दों को भी आपको ध्यान में देना चाहिए, जो कि जड़ में क्या है, समस्या की जड़ में क्या है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में एनजीओज कई जो शायद दायरा थोड़ा सा कम हो रहा है कि एनजीओज कुछ जो है, मैं देखता हूँ पिछले कुछ सालों में संख्या में कम हुए हैं, लेकिन क्वालिटी में भी मुझे लगता है कि सुधार हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई। आप आज कई एनजीओज हैं ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, इंटरनेट पे जाके EDX है, कोर्सेरा है, ऐसी वेबसाइट्स हैं, उस पे जाके सीखते हैं कि अगर आपको से प्लानिंग करनी है, आपको बच्चों को ट्रेनिंग देनी है टेक्नोलॉजी के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर आपको सिखाना है, तो आपका स्टाफ को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी वेबसाइट्स पे जाके लर्निंग कर सकते हैं और फिर वही आप समुदाय में जाके सिखा सकते हैं। तो अवसर हैं हमारे पास में, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका फ़ायदा उठाना आपको आना चाहिए। बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, स्पेशली शिमला की, तो कौन कौन सी ऐसी एनजीओज है जो एक्टिवली काम कर रही है? जितना मैं जानता हूँ हिमाचल की एनजीओज को, हर एक ज़िले में मुझे लगता है कि आपको 5-10 एनजीओज बहुत अच्छी मिलती हैं। मैं ऐसे नाम लेके मुझे लगता है कि मैं अपनी पसंद बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि जो छूट जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे लगता है जैसे अगर मैं शिमला की बात करूं, तो यहाँ अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे जो बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए हेल्पेज बहुत अच्छा काम करती है, और जो विकलांगजन हैं, हमारे उमंग फाउंडेशन है, बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा अगर आप
कांगड़ा जिले में चले जाएंगे तो आपको कॉर्ड जैसी संस्था है, एजुकेयर है, जो बहुत अच्छा ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। मंडी में जाएंगे तो सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और सोसाइटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट है। तो कई एनजीओज़ हैं ऐसी, और हमारे उसके अलावा ज्ञान विज्ञान समिति है, वो भी एज एन एनजीओ काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो हर एक ज़िले में आपको कई ऐसी एनजीओज़ मिल जाएंगी जिनका जो सरकार के साथ में, जो जिला प्रशासन के साथ में भी कंधे से कंधे मिला के काम करती हैं। मैंने कोविड टाइम पे भी देखा, कोरोना के टाइम पे, कि जो हमारा राजस्व विभाग है हिमाचल का, आपदा प्रबंधन का विभाग भी बोलते हैं आमतौर पे लोग उसे, तो इसके साथ कंधे से कंधा मिला के लोग काम कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग के साथ में काम कर रहे थे कि जो नुकसान हुआ इस महामारी से उसका असर कम करने के लिए कुछ लोग माइग्रेंट्स के लिए खाने की व्यवस्थाएं कर रहे थे। अगर आप थोड़ा सा पीछे याद करने की कोशिश करें तो भूमिकाएं तो बहुत सारी हैं जी, बहुत अच्छा रोल प्ले किया एनजीओज ने जी। अगर हम बात करें एनजीओ की स्टार्ट करने की, तो एनजीओ स्टार्ट करने का आपने प्रोसेस बता दिया है कि इस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक उसमें टिके रहने के लिए क्या क्या की पॉइंट्स अपनाने चाहिए? ये काफ़ी ये मेरा फेवरेट सवाल है जो आपने किया। इसका मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको क्रिएटिव होना, जो रचनात्मकता है, वो किसी भी एनजीओ के लीडर्स के लिए, मैं लीडर्स की खास तौर पे बात कर रहा हूँ क्योंकि स्टाफ आपको देखता है ऊपर। बिल्कुल, आप क्योंकि कितने आप भी एक संस्था के लीडर हैं जी। तो आप कितने क्रिएटिव हैं, आपको प्रपोजल लिखने आते हैं कि नहीं, और आपकी पब्लिक डीलिंग कैसी है, ये भी रचनात्मकता का एक हिस्सा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप अपॉलिटिकल यानी कि गैर राजनीतिक होते हुए भी आप अच्छे ढंग से कैसे काम कर पाएंगे। आप सिर्फ अपने ज्ञान को, अपनी दक्षताओं को बढ़ा के एक ऐसी संस्था बनाने की कोशिश करें जो कि जानी जाए अपने काम की वजह से, ना कि किसी और कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है। तो एनजीओज़ के लिए ये चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका टर्नओवर से ज़्यादा, मैं कई ऐसी संस्थाओं को जानता हूँ जिनका टर्नओवर काफ़ी तुलनात्मक रूप से कम है लेकिन काम बहुत अच्छा है। और रिवर्स में भी आप देखते हैं कि ऐसी संस्थाएं हैं जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई जानता नहीं है, कोई तारीफ भी नहीं करता शायद उनकी। मुझे लगता है एक बैलेंस की ज़रूरत है कि एनजीओ सेक्टर को ये समझना चाहिए कि आपका जो मूल जो उद्देश्य है वो ये है कि आप लोगों के लिए एक अच्छा काम कर पाएँ। तो एक बैलेंस चाहिए यहाँ पे, और आपको स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है। कि आपको साल का जो बजटिंग की स्किल्स है, ये बहुत बड़ी स्किल है कि आपको बजटिंग करनी आनी चाहिए, आपको रणनीति बनानी आनी चाहिए। कि हर एक एनजीओ के पास में कम से कम अगले 2-3 साल का एक विजन होना चाहिए कि मैं ये अगले 2-3 साल में ये करना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म विजन तो सबको पता है, बिल्कुल, लेकिन आपको अगले 2-3 साल में कहाँ पे आप चाहते हैं कि आपकी एनजीओ पहुंच जाए, और क्या बदलाव आप तब तक देख पाते हैं कि आपकी एनजीओ के काम से आ पाएगा समाज में। तो ये कुछ पहलू हैं जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हैं, ये ध्यान में रखने हैं। आपकी अपनी एनजीओ को लेकर क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? मैं अगर सिर्फ अपनी संस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हम लोग जो पार्टनरशिप्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं अभी, ना सिर्फ हिमाचल में आज मैं अगर बात करूँ तो हम बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स हैं हमारी। जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है हर एक ज़िले के, उनके साथ में बहुत क्लोजली हम लोग अलग अलग विषय में, आप चाहे आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजना की बात करें, आप जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की बात करें, या मानसिक स्वास्थ्य जो आपदाओं से जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इन 3-4 इश्यूज़ के ऊपर हम लोग अपनी जो एक्सपर्ट सर्विसेज हैं हम जिला प्रशासन को देते हैं और राज्य सरकार को भी देते हैं। लेकिन जो आप एनजीओ की रणनीति के हिसाब से अगर आप पूछते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टनरशिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कि और हिमाचल से बाहर भी थोड़ा देखना पड़ेगा हमें कि हमारे एवेन्यूज स्टेट में कम हैं, तो आप और भी जगह से आप फंडिंग भी लेके आ सकते हैं, पार्टनर्स को ढूंढ सकते हैं। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो मुश्किलें तो बहुत आती हैं। आपको आपके एनजीओ में काम करते वक्त किस तरह की मुश्किलें आप देखते हैं? हाँ, ये मैं अगर एक पर्सनल ढंग से भी जवाब देना चाहूँगा इसका कि सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। एक किसी एनजीओ के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कोई ऐसा पीरियड आ सकता है, एक बीच में समय का एक ऐसा दौर आ सकता है जब आपके पास में कोई प्रोजेक्ट्स ना हो, तो उस समय आपको, एक अंग्रेजी का शब्द है एजाइलिटी, कि आपको ना इतना लचीला होना चाहिए कि आप कुछ ऐसे काम ज़रूर रखें अपने पास में। तो हम लोगों ने क्या किया, कोविड टाइम पे जबकि पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी, हम लोग तब भी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे थे। तो हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज अगर सिखा रहे हैं आप एक छोटी सी नॉमिनल फीस, आपको ना हर चीज़ के लिए आपको बड़ा हज़ारों की बात करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर मैं ये कहता हूँ कि इंडिया में तो पॉपुलेशन इतनी है कि अगर आप कुछ अच्छे ढंग से कुछ एक सब्जेक्ट सिखाना चाहें और आप 10 रुपये भी एक बच्चे से लेते हैं तो आपके पास में वॉल्यूम ऑफ डोनेशन बहुत बड़ा हो जाता है। आप एक अच्छी खासी संख्या में आप इतना धन एकत्रित कर सकते हैं कि आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट अपने आप से ही फंड कर सकते हैं। जी जी। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पर एनजीओ का पहुँचना जो है वो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता होगा, तो वहाँ पर उस जगह पर क्या आपका कुछ ऐसा प्लान है कि आप अपनी एनजीओ का सेटअप करेंगे? जी बिल्कुल, ये एक हमारे कई साथी हैं हमारी संस्था के, वो बहुत रिमोट एरिया से भी आते हैं, लाहौल स्पीति में भी हैं। और मैं अगर अपनी संस्था के विस्तार की बात करूं तो क्योंकि ये है कि एक जगह पे ऑफिस रखना एक बात है, लेकिन नीड के आवश्यकता के आधार पे रिमोटेस्ट एरिया में जाना, मुझे लगता है किसी भी एनजीओ को इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। कई बार आपकी लागत बढ़ जाती है, आपका खर्चे बढ़ जाते हैं। आप रिमोट एरियाज, हिमाचल उस तरह की जगह है जहाँ पे आपका ट्रैवल का सफ़र करने का अगर एक गाड़ी लेके जाते हैं तो बहुत एक्सपेंस हो जाता है। तो हम लोग कभी भी उसमें, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि अभी जो 2023 की आपने जिक्र किया कि पिछले साल जो बाढ़ आई जी। तो हम एक ऐसे पंचायत में गए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनजीओज़ नहीं जा रहे थे, तो वो बहुत इंटीरियर में था, बद्दी से भी काफ़ी इंटीरियर में जाके 1-1.5 घंटा आगे जाके, तो वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ, पूरा का पूरा गांव बैठ गया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने रिलीफ किट्स डिस्ट्रीब्यूट कराई, उसके आसपास के कई पंचायतें जो प्रभावित हुई थी। तो अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि यार ये गांव है, बहुत दूर है और इसमें तो 7-8 ही परिवार हैं, तो आप उन 7-8 लोगों के साथ में एक तरह की नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जजमेंटल होना एनजीओज़ को कि जो हाईवे के आसपास के गांव हैं वहाँ पे आप अपना काम कर रहे हैं, ये थोड़ा गलत अप्रोच हो जाती है। तो ये इसे अवॉइड करना चाहिए मेरे ख्याल से, हम जितना हो सकता है। और हमारी एनजीओ के तौर पे मैं बोलूँ तो मुझे लगता है कि हम और भी जो एनजीओज़ हैं उनके साथ में भी पार्टनरशिप में भी कई काम करते हैं कि हम, अगर ऐसा नहीं है कि हमारा ऑफिस अगर शिमला में है तो हमारा किन्नौर में एक पार्टनर एनजीओ है, उसके साथ में मिलकर भी हम कई काम कर सकते हैं। नॉलेज शेयरिंग करनी आपस में, ये भी हमारी एक रणनीति है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि हमने एक ग्रुप बनाया हिमाचल सरकार ने, मैं उसके लिए एज अ वॉलंटियर काम करता हूँ, तो हिमाचल प्रदेश इंटर एजेंसी ग्रुप इसे बोलते हैं। तो इसमें हिमाचल की सारी एनजीओ जो आपदाओं के फील्ड में काम करना चाहती है, आपदा के फील्ड में काम करना चाहती है, तो उसके लिए ग्रुप बना हुआ है, इसकी वेबसाइट भी बनी हुई है। तो सारी एनजीओज इसमें है। तो भगवान न करे अगर कहीं पर कोई आपदा होती है तो आज कोई एक एनजीओ नहीं है, एक सिर्फ डूअर्स ही नहीं है जो काम करेगी। एनजीओज़ में देखिए कि एक से तो लिमिटेड ही काम हो पाएगा और लिमिटेड एरिया में हो पाएगा, सीमित एरिया में ही हम काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप्स करते हैं, कोई एनजीओ है जिसके पास में पैसा ज़्यादा है, किसी के पास में टीम ज़्यादा बड़ी है, तो आपको मिलके आप काम करेंगे तो आप लोगों की अच्छे ढंग से सेवा कर पाएंगे। ये मेरा एक कोर मैसेज जो मैं मानता हूँ, जो देना चाहता हूँ एनजीओज़ के साथियों को, ये है। बिल्कुल, समय का अभाव है हमारे पास। बहुत अच्छा लगा आपने हमारे साथ बातचीत की और बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आप हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।